उत्तराखंड में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी सियासी उथल पुथल आज मंतकी को पहुंच जाएगी। तीरथ सिंह रावत के जानशीन के नाम पर आज मुहर लग जाएगी। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की 3 बजे मीटिंग है। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर मुबस्सिर की हैसियत से मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो देहरादून पहुंच गए हैं। वो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में से कबल बीजेपी अरकान असेंबली से बातचीत करेंगे। जराये के मुताबिक गुजराला की दौड़ में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, पुष्कर सिंह धीमी, हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत और भूषण सिंह शामिल हैं। विधायक दल की बैठक में क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संवैधानिक संकट के कारण इस्तीफा दिया और इसलिए विधानमंडल दल की बैठक में विधानमंडल दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपना नेता चुनेगी। आज कांग्रेस के पास जनबल तो है नहीं, केवल उनके मुंह का बल है, मुंह बजाने का बल है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय काफी अस्वस्थ है, उनको कोविड की प्रॉब्लम हो गई थी और इसलिए उनको उस समय वहां से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। फिर चुनाव जब कोई भी प्रत्याशी लड़ता है और विशेषकर जब मुख्यमंत्री लड़ते हैं तो उनके लिए बहुत कुछ सोच समझ के, क्योंकि तमाम तरह की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर होती है, तो उस हिसाब से भी उनको चयन करना होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ने जैसे बताया कल, अब हरीश रावत जी ने जो किया है वो वही दूसरों पर लागू कर रहे हैं। आज पार्टी ने यहाँ 3 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। इससे पहले मैं हूँ, पुंडेश्वरी है, दुष्यंत जी हैं, हम सब लोग विधायकों से बातचीत करेंगे, उनसे मशवरे के बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, दरअसल कांग्रेस के पास तो ऊपर से नीचे तक आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। सकारात्मक सोच कांग्रेस में शून्य हो गया है, इसलिए कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना ही है। हरीश रावत जी या कोई भी कांग्रेस का लीडर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों में उनको दखल देने का कोई अधिकार नहीं। उत्तराखंड पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कुर्सी की बंदरबांट बीजेपी की पुरानी आदत है, अवाम की खिदमत के बजाय सियासत की मलाई खाने में मसरूफ है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से प्रचलित है, उसको अस्थिरता की तरफ जिस तरीके से धकेलने का इन्होंने काम किया है, ये स्पष्ट बताता है कि माननीय TSR 1 की जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न के बोझ के तले सरकार को बदलने का जो फैसला आज से 3 महीने के पहले लिया, TSR 2 को नॉमिनेट करने के रूप में, उससे पहले सेंट्रल लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन है। उत्तराखंड की देवभूमि की सेवा करने की बजाय, विकास और प्रगति की गाथा गढ़ने की बजाय मात्र और मात्र सत्ता की मलाई के वितरण का धंधा भारतीय जनता पार्टी ने वहां किया। जिस प्रकार से व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और JP नड्डा जी जिम्मेवार है, जिन्होंने 4.5 साल के शासन में, लगभग 4.5 साल के शासन में उत्तराखंड को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां भारतीय जनता पार्टी का काम केवल और केवल सत्ता की मलाई की बंदरबाट करना है। हमारे नुमाइंदे दीपांकर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, बहुत जल्द उत्तराखंड के CM के नाम पर मुहर लगने वाली है। 3 बजे बीजेपी की मीटिंग होने जा रही है।
बिल्कुल 3 बजे बीजेपी की यहाँ पे विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसमें तय होगा कि नया नेता या नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कौन होंगे। मैं इस वक्त बीजापुर गेस्ट हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो पर्यवेक्षक हैं वो पहुंचे हुए। नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, उनको यहाँ पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया है। इसके अलावा प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंचे हुए। अलग अलग नामों पर इस वक्त चर्चा चल रही है कि कौन सा नाम वो होगा जो नया मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का। उसमें धन सिंह रावत का नाम है, सतपाल महाराज का नाम है, उसमें पुष्कर धामी का नाम है, डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल का नाम है, रितु खंडूरी का नाम है। लेकिन बीजेपी हमेशा अपने फैसले से चौंकाती है। तो क्या बीजेपी इस बार भी चौंकाएगी या फिर जो नाम चर्चाओं में है उन्हीं में से कोई नाम यहां पर नया मुख्यमंत्री होगा? क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया और तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी अलग अलग नाम थे। किसी ने तीरथ सिंह रावत के नाम की कल्पना नहीं की थी कि उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए आएगा। लेकिन फाइनली फिर तीरथ सिंह रावत यहां पर मुख्यमंत्री बने। तो अब इंतजार है 3 बजे का, जब बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी और उस बैठक में तय होगा कि विधानमंडल दल का नेता कौन होगा, यानी 56 एमएलए में से कौन वो एमएलए होगा जो नया मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का। जी दीपांकर, मीटिंग में ही ये फैसला लिया जाएगा कि कौन अगला वजीर आला होगा या फिर ये पहले से ही हाईकमान की तरफ से तय किया गया है, अब बस उस पर मुहर लगनी है? बिल्कुल, बीजेपी में जिस तरह का अनुशासन देखा जाता है या जिस तरह बीजेपी के संगठन की जो रूपरेखा है, जिस तरीके से बीजेपी काम करती है, उसमें विधायकों की बैठक सिर्फ एक औपचारिकता मात्र होती है। सिर्फ एक सिंबल होता है बैठक का कि बैठक हमें करनी है और उसमें एक नाम का कोई एक नेता प्रस्ताव रखेगा, दूसरा उसका अनुमोदन करेगा और फिर वहां पर यह घोषणा कर दी जाएगी कि ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे या इनको यहां पर विधायक दल का नेता चुना गया। तो अब बात आपने कही कि हाईकमान तय कर चुका होगा, ये बात साफ है कि नाम हाईकमान से तय होना है, राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन 3 लोगों का जो फैसला होगा वो फैसला कुछ देर में यहां पर सुना दिया जाएगा और वो नाम कहीं ना कहीं एक बंद लिफाफे में वो नाम सामने आ जाएगा और फिर यहां पर साफ हो जाएगा कि 3 बजे जो बैठक होगी उसमें अनाउंसमेंट होगा कि बीजेपी का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, और मेम्बरान जो है वो भी पहुंच रहे हैं मीटिंग के लिए। दीपांकर, ये बताएं, साथ ही कांग्रेस इस मामले को लेकर काफ़ी सियासत कर रही है और इल्जामात भी बीजेपी पर लगा रही है कि स्टेबल गवर्नमेंट उत्तराखंड में नहीं है। दीपांकर, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? तो उत्तराखंड की सियासत में काफ़ी हलचल मच गई है। बहुत जल्द उत्तराखंड के वज़ीर-ए-आला के नाम पर मुहर लग जाएगी। और अब बात महाराष्ट्र में ईद उल अधा के हवाले से जारी गाइडलाइंस की। ईद उल अधा के त्यौहार और कुर्बानी को लेकर हुकूमत महाराष्ट्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वबा और तीसरी लहर के खतरे के पेश नज़र इमसाल भी ईद उल अधा पर जानवरों की खरीदो फरोख्त में और मकामी इलाकों में जानवरों की मंडी को भी इजाज़त नहीं दी गई है और ना ही ईद उल अधा पर नमाज की मसाजिद या ईदगाह में इजाज़त दी गई। कोरोना वबा के सबब सरकार ने ईद कुर्बान पर कोई रियायत या राहत नहीं दी है। सिर्फ इतना ज़रूर कहा है कि ऑनलाइन जानवरों की खरीदो फरोख्त की इजाज़त है। इमसाल भी आम और मुतवस्सित तबके के मुसलमानों के लिए कुर्बानी करना मुश्किल है क्योंकि कुर्बानी की गाइडलाइन में सिर्फ ऑनलाइन कुर्बानी की ही इजाज़त दी गई है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश असेंबली के मानसून सेशन के इजलास के जुलाई में होने के इम्कान को असेंबली स्पीकर गिरीश गौतम ने खारिज कर दिया है। अभी तक एमपी असेंबली के मानसून सेशन के जुलाई में होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। असेंबली स्पीकर गिरीश गौतम का कहना है कि असेंबली इजलास के इनकाद से 1 माह कबल नोटिफिकेशन जारी करना होता है। असेंबली सेशन का इनकाद अब जुलाई में तो मुमकिन नहीं है, मगर अगस्त में असेंबली के मानसून सेशन का इनकाद किया जाएगा। गिरीश गौतम का कहना है कि असेंबली एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच 6 माह का वक्फा होता है, इसे कबल जुलाई में असेंबली सेशन का इनकाद किया जाएगा। जुलाई अगस्त था कि जुलाई अगस्त में हो सकता है और जुलाई वाला तो अब पीरियड निकल गया। अधिसूचना 1 महीना पहले जारी होती है, वो संभव नहीं है, तो अगस्त में ही संभावित है। अब करना तो
जैसे अपनी तरफ से प्रस्ताव चला गया, संसदीय चला गया, और सरकार को फैसला करना रहता है। पर अभी ऐसा नहीं कि कोई ओवर ड्यू हो गए, हम ड्यू के भीतर ही है, क्योंकि 6 महीने की संवैधानिक जो स्थिति है, एक सत्र से दूसरे सत्र के भीतर 6 माह होता है, तो 6 माह के भीतर ही अभी बाहर थोड़ी हुए हैं। तो कोरोना भी अब थमा है, ठीक ठाक हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि अगस्त महीने में। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए दिलखराश हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए हैं। जराये के मुताबिक तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को रौंद दिया। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में से हादसे की संगीनी का पता चलता है। हादसे में कार के परखचे उड़ गए। कंटेनर का ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अदाकार आमिर खान और किरण राव ने 15 साल शादी के बंधन में रहने के बाद अलहदगी का फैसला किया है। दोनों ने बाहमी रजामंदी से तलाक का ऐलान किया है। आमिर खान और किरण राव ने मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें दोनों ने एक साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हों का जिक्र करते हुए अलग होने का फैसला किया है। साथ ही फर्जंद आजाद की मुश्तरका तौर पर परवरिश करने का फैसला किया है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, काफी शॉकिंग 15 साल के बाद आमिर खान और किरण राव ने अलग होने का फैसला किया है। देखिए, निश्चित तौर पे एक बयान जारी किया गया, संयुक्त बयान, और इसमें ये कहा गया कि इन 15 खूबसूरत वर्षों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव, खुशी और हंसी साझा की और हमारा रिश्ता केवल विश्वास, सम्मान और प्यार से आगे बढ़ा है। अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे। अब हम पति पत्नी के रूप में साथ नहीं रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए सह माता पिता और परिवार के रूप में हम साथ रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये दूसरी पत्नी है आमिर खान की, किरण। इसके पहले उनकी पहली पत्नी थी रीना दत्ता, जिससे उन्होंने शादी की थी। बाद में 28 दिसंबर 2005 को जो है किरण से उन्हें प्यार हुआ और इसी दिन जो है वो शादी के बंधन में बसे और 15 साल बाद जो है इन्होंने अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने कुछ समय पहले एक दूसरे से अलग रहने के बारे में फैसला लिया था और काफी समय से हम अलग रह रहे थे, और अब इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने में सहज महसूस करते हैं। अलग अलग रहने के बावजूद अपने जीवन को एक विस्तारित परिवार की तरह साझा करते हैं। हम अपने बेटे आजाद के प्रति समर्पित माता पिता हैं, जिन्हें हम एक साथ पालेंगे और उसे बड़ा करेंगे। हम फिल्मों, पानी फाउंडेशन और अन्य परियोजनाओं पर भी सहयोगी के रूप में काम करना जारी रखेंगे, जिनके बारे में हम भावुक महसूस करते हैं। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे परिवारों और दोस्तों को उनके निरंतर समर्थन और हमारे रिश्ते में इस विकास के बारे में समझने के लिए धन्यवाद। हम अपने शुभ चिंतकों से शुभकामनाएं और आशीर्वाद मांगते हैं और आशा करते हैं कि हमारी तरह आप इस तलाक के अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत के रूप में देखेंगे। यानी पति पत्नी का रिश्ता खत्म होगा, लेकिन अपने बेटे के लिए ये सह माता पिता का रोल जो है निभाते रहेंगे आगे। और चाहे फिल्मों की बात की जाए, प्रोग्राम की बात की जाए या पानी फाउंडेशन की बात की जाए, एक दूसरे के सहयोगी के रूप में ये आगे भी काम करते रहेंगे। बिल्कुल, तो 15 साल बाद आमिर खान और किरण राव अलग हो रहे हैं, डिवोर्स लेने जा रहे हैं। अमित, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बिहार के बेतिया में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। नदियों के किनारे और नशीबी इलाकों में आबाद खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। नदियों के सतह में इजाफा होने की वजह से नशीबी इलाकों में पानी घुस आया है। में पानी जो है बिल्कुल उफान पर है और हम लोगों के गांव में बांध नहीं है, तो इसलिए हम अपने परिवार को जो है भेज दिए हैं कि कहीं रात में बांध थोड़ा सा जो बनाया है ये टूट जाएगा तो पूरा गांव जो है बर्बाद हो जाएगा। इसलिए डर के मारे कई दर्जन परिवार जो है अपना अपना मेहमानदारी में भेज चुका है अपने परिवार को। हम भी अपने परिवार को सुगौली थाना है। आधा घर हमनी के पानी में पड़ गइल बा, बाल बच्चा लेके हमनी के मजबूरी में हमनी के अब खड़ा बानी सन। अब जहाँ शरण मिली तहाँ हमनी के अब जहाँ ऊंचवा जगह अब जहाँ लौकी तहाँ आदमी जाए या ना लौकी तो मुसीबत में तो बढ़ले बानी सन। कई दर्जन परिवार जो है अपने परिवार को लेकर कोमराई कर रहे हैं। बहुत से लोग चले गए हैं, बहुत से लोग अपनी गाड़ी लगा के लाद रहे हैं, सामान लाद रहे हैं। तो यही जल जमाव से समस्या है।
उधर बिहार के मधुबनी जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। भारी बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई घर तबाह हो गए हैं। ऐसे में कई लोग अपने अहले खाना के साथ खुले आसमान तले अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अमित रंजन ने, आइए देखते हैं। मधुबनी जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। अभी मैं यहाँ मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड में गांगुली पंचायत में हूँ। यहाँ गांगुली पंचायत के बलिया गांव में यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश होने से यहाँ ये घर धराशायी हो गया है और ये परिवार जिनका ये घर था वो अभी अब खुले आसमान के नीचे किसी तरह से गुजारा करने को मजबूर हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ इनका जो 4 बच्चों का परिवार है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी तरह से खुले आसमान के नीचे इनका जो चूल्हा चौका है वो सारा कुछ तहस नहस हो गया। यहाँ बाहर किसी तरह से खाना बनाने का इंतजाम किया जा रहा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। ये आपका मकान था क्या? हाँ जी, मेरा मकान था। ये कैसे? ये बारिश की वजह से सब चीज़ टोटल गिर गया। उसमें जो है पलंग कुर्सी सब जो था, खाना बनाने वाले आइटम सब जो है बर्बाद हो गया है। और कैसे भी कैसे बाहर में खुला आसमान में बना ही रहे खाना। कभी कभी जो चावल फुला के खाना पड़ता है, कभी कभी किसी से चूड़ा मांग के खाना पड़ता है जो गांव घर में है। ये मकान गिरा उस समय कोई घर में नहीं थे, कोई हादसा नहीं हुआ? घर में ये सब था लेकिन हम सबको बाहर निकाले, जो कभी भी गिर सकता है, जो डगमग हो रहा है। इसलिए सबको बाहर निकाले लेकिन सामान हमारा कुछ नहीं निकल पाया, सामान सब उसी में रह गया। क्या नाम हुआ आपका? त्रिपुरारी कुमार झा। तो ये इनका त्रिपुरारी कुमार झा है, उनका ये परिवार है। ये घर इनका जैसे यहाँ ये टूट गया है पूरा। और ये जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ ये खाना बनने का इंतजार कर रहे हैं। ये जैसे ये क्या मतलब आपका किचन का सारा चूल्हा चौका सब इसके अंदर बर्बाद हो गया? सब दब गया है। कुछ मतलब कुछ नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। और अनाज उनाज सब अनाज तनाज उसी में दब गया है। तो ये क्या मतलब बच्चों के लिए बाहर खाने का कुछ इंतजाम कर रही हैं? हाँ, यहीं पे बाहर में बनाते हैं, सनाते हैं, खाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना देवी। तो ये यहाँ ये जैसे देख सकते हैं कि आप ये यहाँ चूल्हा लगाया गया है और ये यहाँ अभी भी बारिश हो रही है, रुक रुक कर अभी भी बारिश हो रही है। और किसी तरह यहाँ खुले आसमान के नीचे जो खाना बनने का यहाँ इंतजाम किया जा रहा है और बच्चे और पूरा परिवार यहाँ भी इन लोगों को मतलब मदद के नाम पे अभी प्रशासन के द्वारा भी अभी तक कोई यहाँ मतलब कोई देखने तक नहीं आया है। जैसे यहाँ जो ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कोई यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये जैसे आप यहीं इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, मेरा यही घर हुआ। क्या नाम हुआ आपका? नीलांबर झा। तो नीलांबर जी, क्या यहाँ जैसे ये जो हादसा हुआ उसके बाद कोई प्रशासन की तरफ कोई कहीं कोई नहीं आया है? कोई एक बार झांकी मारने के लिए नहीं आए हैं? जो क्या बेचारा सब देखिए रहे हैं, जो बाल बच्चा सब मतलब पानी में बेसहाय होकर के पड़ा। अभी तक कोई प्रतिनिधि जो ये नहीं पूछने आए हैं जो इसको क्या बीत रहा है, कैसे ये रह रहे हैं। ये प्रतिनिधि सबको या प्रशासन को बोले भी, अब फोन भी किए, कोई अभी तक देखने वाला नहीं है। यार छोटा छोटा बच्चा सब है। तो ये आप यहाँ ये साफ देख रहे हैं कि अभी भी बारिश हो रही है मधुबनी में। और मौसम विभाग का जो अनुमान है अगले 2-3 दिन और यहाँ तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। और इस तरह से यहाँ मतलब ये तो अभी बेनीपट्टी प्रखंड का एक मामला जो सामने आया है, लेकिन इस तरह से बताया जा रहा है कि कई जगह लोगों का घर जो है अपना जो जहाँ लोग रह रहे थे वो तहस नहस हो गया, टूट गया है। ऐसे में लोगों का इस खुले आसमान के नीचे इस बारिश में लोग रहने को मजबूर हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। शुमाली हिंद में शदीद गर्मी पड़ रही है। वहीं दिल्ली के मौसम में आज थोड़ा बदलाव हुआ है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। साथ ही दर्जे हरारत में भी कमी वाक़ई हुई है। लेकिन मानसून के लिए दिल्ली वालों को इंतजार करना होगा। देश की राजधानी दिल्ली में आज मौसम में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। कल तक लोग चिलचिलाती धूप और गर्मी से बेहद ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जिस तरीके से आज मौसम बदला है, धूप भी बेहद कम है। और इस वक्त मैं मौसम विभाग के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई हूँ और जिस तरीके से धूप ना होने के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप देखें तो लोधी कॉलोनी का जो तापमान है वो इस वक्त 32 डिग्री के करीब नज़र आ रहा है, जो कि बेहद कम है और लोगों के लिए गर्मी से परेशानी जो हो रही थी उससे राहत देने वाला है। कल तक लोग चिपचिपाती गर्मी और धूप से ज़्यादा परेशान थे, लेकिन आज मौसम में जिस तरीके से गिरावट देखने के लिए मिल रही है और मौसम विभाग ने ये भी संभावना जताई थी कि
एक दो दिन तक हल्की फुल्की बारिश देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि मॉनसून के लिए अभी दिल्ली वालों को लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर हम पूरे उत्तर भारत की बात करें तो चिपचिपी गर्मी और उमस से सभी लोग परेशान हैं। लेकिन आज के मौसम में और तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है, धूप से भी थोड़ी राहत है, तो ऐसे में लोग अपने ज़रूरी काम के लिए घरों से बाहर निकल पाएंगे। और इसके साथ अगर आप देखें तो फोरकास्ट मीटर भी पीछे चल रहा है, जिसमें सभी राज्यों के जो तापमान है, उनकी जो स्थिति है मौसम की, उसको वहां पर दर्शाया जा रहा है। और अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज मौसम थोड़ा सा प्लीजेंट है, हालांकि हेजी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं। तो अब लोगों को इंतजार है मॉनसून का, तो ये देखना होगा कि दिल्ली में मॉनसून कब दस्तक देगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क के अक़लियती फ़िरक़े में अपना मकाम बनाने और आरएसएस से मुतल्लिक़ गलत फहमियों को दूर करने के लिए मुस्तक़बिल का भारत के बाद एक और किताब वैचारिक समन्वय जल्द ही लोगों के बीच होगी। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार के जरिए लिखी गई इस किताब को आरएसएस सरबराह मोहन भागवत लॉन्च करेंगे। अक़लियती फ़िरक़े में आरएसएस को लेकर तरह तरह की गलतफहमियां रही हैं और इसको दूर करने की कोशिशें भी होती रही हैं। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार के जरिए वैचारिक समन्वय के नाम से लिखी गई किताब को 4 जुलाई शाम 5 बजे लॉन्च किया जाएगा। किताब की लॉन्चिंग आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ऑनलाइन तरीके से करेंगे। हिंदुत्व जो है यह कट्टरपंथता और संकुचितता नहीं है, यह एक बहुत व्यापक टर्मिनोलॉजी है और ये किसी को भी रिलीजियसली हार्म नहीं करती है, बल्कि समन्वय करती है। हिंदी अंग्रेजी के साथ उर्दू में आई किताब से उम्मीद की जा रही है कि अक़लियतों में खासकर मुसलमानों में आरएसएस हिंदुत्व को लेकर नफरत और दूरी को कम किया जा सकेगा। किताब को लेकर आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार का कहना है, सियासी पार्टियों ने जो दूरियां पैदा की हैं, उनको दूर करने का रास्ता सिर्फ बातचीत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दिल्ली में त्रिदिवसीय अपनी संगोष्ठी में बहुत साफ शब्दों में कहा, मुसलमान के बिना हिंदुत्व की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए भारत का मुसलमान उसमें समाहित है। किताब को लेकर अवाम में काफी जोश है। ये किताब खरीदी भी जा रही है। 4 जुलाई शाम 5 बजे आरएसएस चीफ मोहन भागवत के जरिए ऑनलाइन रस्म इजरा के बाद किताब और भी ज्यादा मकबूल हो सकती है। वैचारिक समन्वय नाम की किताब समाज की गलतफहमियां और दूरियों को कितना मिटा सकेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन किताब का मंजर आम पे आना एक अच्छी कोशिश समझी जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।